तो नमस्कार, मैं शिवा आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया लेक्चर लेके। और आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 2। देखिएगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे फ्रांसीसी जनता ने और फ्रांसीसी सेना ने मिलके पूरे यूरोप में एक राष्ट्रवाद की भावना के प्रति आग लगा दी थी। और आग लगाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि जला दिया था किसी चीज को। आग लगाने का मतलब मेरा ये है कि लोगों के दिलों में आग लगा दी थी कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवाद क्यों जरूरी है, ये चीज थी। और मैंने बताया था आपको कि एक नया नाम नेपोलियन बोनापार्ट का उदय जो था वो कल के लेक्चर में मैंने कर दिया था। अब आज आगे चलते हैं। आज मैं बताता हूं आपको नेपोलियन बोनापार्ट वास्तव में कौन था, कैसे आया और उसने क्या किया और उसका नाम इतिहास में क्यों लिया जाता है। वास्तव में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जो है वो इतिहास में आज भी लिया जाता है और केवल इसीलिए लिया जाता है क्योंकि जो रणनीति उसने उस समय चली थी वो काबिले तारीफ थी और आज तक लोग उसके बनाई रणनीतियों का अनुसरण करते हैं और काफी बड़े बड़े देश आज भी उसी के विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतिहास ने उसे एक गहरी शिकस्त दी थी और वो शिकस्त क्यों दी वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 2। नेपोलियन का जन्म जो था वो 15 अगस्त 1769 में और एक एजेक्सियो नामक द्वीप पर जो कि कोर्सिका इटली का हिस्सा था वहां हुआ था। और नेपोलियन की जो पिता थे वो फ्रांसीसी थे, नेपोलियन की मां जो थी वो इटली की रहने वाली थी और इटली उस समय फ्रांस का हिस्सा नहीं था जब नेपोलियन पैदा हुआ। नेपोलियन के पैदा होने के 1 साल बाद ही फ्रांस ने इटली को अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय लुई शासन जो था वो फ्रांस में कायम था और लुई जो थे वो सत्ता पे काबिज थे। नेपोलियन शुरुआत से ही बहुत तेज बुद्धि का था। उसने पहले से ही अपनी जगह फ्रांसीसी सेना में बना रखी थी। सबके अंदर एक जिज्ञासा उठती है कि कल मैंने नेपोलियन के बारे में बताया था कि नेपोलियन आया कहां से, कैसे अचानक कहां से आ गया, कैसे पैदा हो गया, कैसे वो पूरा ऐसा इतना डेवलप हो गया कि उसे सत्ता की कमान मिल गई। प्रजातंत्र को हटा के उसने राजतंत्र को स्थापित किया। मतलब देखिए, किसी भी देश में राजतंत्र को तो हटाया जा सकता है कि राजशाही का मतलब होता है एक राजा, उसके नीचे पूरा सिस्टम, उसको तो हटाया जा सकता है। लेकिन प्रजातंत्र जहां पे डेमोक्रेसी हो उसको हटा के दोबारा राजतंत्र लाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन नेपोलियन ने अपने दिमाग से इस चुनौती का बहुत ही आसान तरीके से हल निकाला और देखिए क्या करता है वो। 27 साल की उम्र में ही नेपोलियन जो था वो फ्रांस की फौज में, फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गया। उसे शुरुआत से ही सेना में शामिल होने का बड़ा शौक था और 27 साल की उम्र में वो लीडर बन गया था फ्रांस की सेना का। उसके बाद उसने फ्रांस की सेना में रहते हुए कई सारे युद्ध, सर्बिया पे युद्ध छिड़ा था, मिस्र का युद्ध जीता था। मतलब फ्रांस को उसने बहुत सारे पहले से ही तोहफे दे रखे थे अपने नेता बनने से पहले। तभी जो था उसका सशक्तिकरण, जो जितना ताकतवर है उसकी ताकत लोगों के सामने अच्छी तरीके से बखूबी प्रदर्शित थी। देखिए क्या होता है कि जब आपको कहीं अपनी पहचान बनानी होती है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिससे लोग आपसे प्रभावित हो जाएं। यही काम नेपोलियन ने किया। नेपोलियन को पता था ये बात कि फ्रांस की जनता क्या चाहती है। फ्रांस की जनता चाहती थी, फ्रांस की जनता राजशाही से ऊब चुकी थी। फ्रांस की जनता चाहती थी कि वहां पे सामंतवाद का खात्मा हो, वहां पे दासता की प्रथा का अंत हो, वहां पर समाज में लोगों को समान कानून व्यवस्था मिले और लोग जो है वो एक ही हिसाब से चले, चाहे वो सामंत हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, वो जन सामान्य वर्ग हो। तो इन सब चीजों को जानते हुए उसने सबसे बड़ी चीज ये करी थी कि कुछ व्यवस्थाएं तो प्रजातंत्र में पहले से लोगों ने सुधार करके ला दी थी, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं उसने सुधारी थी। और उन व्यवस्थाओं में क्या था, उन व्यवस्थाओं में मैं बताता हूं आपको। 1804 का नेपोलियन सिविल कोड वो लेके आया था। सिविल कोड का मतलब नेपोलियन आचार संहिता। उसमें यह कानून था कि सबको समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कुलीन वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो जनसाधारण वर्ग का हो। समान भू अधिकार, सबको जो प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार था। सत्ताशाही का अंत, वहां पर ये सिस्टम नहीं था कि नहीं मैं कुलीन वर्ग में जन्मा हूं या तो मेरे अलग अधिकार हैं और जो साधारण वर्ग में जन्मा है उसके अलग अधिकार होंगे, ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले ये सिस्टम था लेकिन अब ये खत्म हो गया था।
व्यापारिक करों का अंत। क्या था कि सबसे बड़ी चीज किसी भी देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए व्यापार होती है। अगर व्यापारिक ताकत है कोई देश और उसकी व्यापारिक शक्ति काफी मजबूत है तो वो देश वास्तव में उन्नति के पथ पर बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। नेपोलियन को ये बात पता थी कि मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपने देश के हालातों को सुधारना है, अपने राजकोष को बढ़ाना है, अपने देश के खजाने को बढ़ाना है, उसको उसमें प्रोग्रेस करनी है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके। और सहूलियत कैसे मिलती? सहूलियत ऐसे मिलती क्योंकि लोग परेशान थे उस समय करों के बोझ से। उसने सबसे पहले यही कर दिया कि कर खत्म। क्या था उस समय व्यवस्था की जब आपको एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान बेचने जाना होता है तो बीच में कई जगह आपको कर देने पड़ते थे। मतलब एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में अगर आपको अपना सामान बेचना है तो बीच में कई जगह कर देने पड़ते थे और वो कर इतने ज्यादा हो जाते थे कि सामान से कई गुना ज्यादा लागत तो करों की हो जाती थी। तो सामान इसी वजह से बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ यूपी से गुजरात जाना है सामान बेचने तो आपको यूपी की सीमा पर टैक्स देना पड़ेगा, फिर दिल्ली की सीमा पर टैक्स देना पड़ेगा, फिर राजस्थान के बॉर्डर पर टैक्स देना पड़ेगा, फिर आप गुजरात में जाके सामान बेच पाएंगे तो वो भी वहां भी टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से टैक्स का सिस्टम जो था, करों का सिस्टम था, वो उसने खत्म कर दिया था। उसने सीधे सीधे कर दिया था कि व्यापारी जो था वो मुक्त था करों से और वो कहीं भी अपना सामान कैसे भी बेच सकता था। सबसे अच्छी चीज जो नेपोलियन लेके आया था वो ये लेके आया था कि भले ही पहले राष्ट्र एक था लेकिन उसमें राज्य अलग अलग थे। जब राज्य अलग अलग थे तो वहां की भाषा अलग थी, वहां की बोली अलग थी, वहां के संस्कार अलग थे, वहां की मुद्रा अलग थी। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब हर जगह की मुद्रा अलग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी की मुद्रा अलग हो और दिल्ली की मुद्रा अलग हो और राजस्थान की मुद्रा अलग हो, गुजरात की मुद्रा अलग हो, फिर जाके यहां से वहां व्यापार करना कितना मुश्किल होगा। तो कहने का मकसद यही है कि उसने सभी राज्यों को एक भाषा, पूरे देश में एक भाषा कायम करी थी, फ्रेंच। दूसरी चीज उसने सभी को जो है एक मुद्रा दे दी कि एक ही मुद्रा का उपयोग सभी लोग करेंगे ताकि व्यापार में आसानी हो सके, व्यापार में तरक्की हो सके। उसके बाद उसने क्या किया? उसने सड़कें बनवाई, परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करी जिससे कि आसानी से व्यापार हो सके। अब देखिए यहां पर उसको हम खिलाड़ी कहेंगे एक तरीके से, राजा था वो। तो उसने क्या किया था? सबसे पहले प्रजा को अपने हिसाब से मोल्ड किया, मतलब उसको इतना प्रभावित कर दिया प्रजा को कि प्रजा उसका गुणगान करने लगी, वाह वाही करने लगी कि वाह हमारा राजा तो इतना अच्छा निकला, उसने सारे कर खत्म कर दिए, दासता की प्रथा खत्म कर दी, उसने सारी दिक्कतें खत्म कर दी, हमारी सामंतवाद की प्रथा खत्म कर दी, कानून बराबर कर दिया, सबको भू अधिकार दे दिया, और क्या चाहिए था लोगों को। अब उसने, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद, देखिए हर चीज में परिवर्तन होता रहता है, और जब आपको कुछ करना है तो कहीं पर अच्छाइयां करनी पड़ेंगी तो कहीं पर बुराइयां भी लेनी पड़ेगी समाज की। कुछ समय बाद जब उसने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था चलने लगी, लोग ज्यादा से ज्यादा व्यापार में शामिल हो गए, तो उसने धीरे धीरे करों को बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां पे कर थे वहां पर उस सिस्टम को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब करों को बढ़ाना शुरू किया, क्यों शुरू किया? क्योंकि उसे अपने राजकोष में वृद्धि करनी थी। सबसे मेन चीज थी, उसे अपने राजकोष में वृद्धि करनी थी, अपने कोष को बढ़ाना था ताकि उसका मकसद पूरा हो सके। उसका केवल एक ही मकसद था कि पूरे यूरोप के बाद पूरे विश्व पे एकाधिकार करना, मतलब राज करना। अब देखिए नेपोलियन का पतन कहां से शुरू होता है। नेपोलियन की कुछ अनैतिक योजनाएं थी। नेपोलियन ने समाज में स्त्रियों के स्थान को ज्यों का त्यों रखा। पहले जो स्त्रियों का स्थान था उसमें यही व्यवस्था थी कि स्त्रियां जो थी वो जनमत में भाग नहीं ले सकती थी, स्त्रियां किसी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती थी। तो वही बाद में भी था कि स्त्रियां शादी से पहले पिता के संरक्षण में रहती थी और शादी के बाद पति के संरक्षण में रहती थी। यहाँ पिता और पति को मत देने का अधिकार था मगर स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था। दूसरी चीज, करों में वृद्धि करी उसने, बता दिया आपको। सेंसरशिप की व्यवस्था, ये एक नया शब्द है आपके लिए, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के विचारों को आगे ना बढ़ाना। मतलब कहने का कि अगर जैसे मैं कोई गलत काम करता हूं तो भी आप मेरे विचारों को कहीं नहीं छाप सकते, और मैं कोई अच्छे काम करता हूं तो भी आप मेरे विचारों को नहीं छाप सकते। बस ये है कि मेरी वाहवाही करते रहो अच्छे कामों के, हाँ वो बहुत राजा अच्छा है, बहुत राजा अच्छा है। तो यही काम नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन ने यह किया था कि उसने सेंसरशिप का नियम लागू कर दिया था। इस कानून के अंतर्गत क्या था कि कोई भी लेखक, कोई भी पत्रकार या कोई
और दूसरा दार्शनिक जो था वो नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ये बात अच्छी तरीके जानता था कि अगर कुछ भी लिखा मेरे खिलाफ तो जाहिर सी बात है एक नई क्रांति शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या गलत कर रहा है समाज के खिलाफ। तो यहां पर सेंसरशिप की व्यवस्था लागू हो गई। इसके बाद उसने एक सबसे बड़ी गलत चीज जो लागू करी थी वो ये करी थी कि उसने जबरदस्ती एक नियम थोपा था कि प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति फ्रांसीसी सेना में शामिल करना पड़ेगा। तो ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था ही उसको एक तरीके से उसके पतन का कारण बनी। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते थे, जो व्यापारी है वो ये चाहेगा कि हमारा पुत्र व्यापार करे, हमारा भाई व्यापार करे, हमारा वो सेना में क्यों जाए। लेकिन वो क्योंकि जो नेपोलियन था वो बहुत होशियार था, उसे पता था कि उसे आगे चल के क्या करना है, युद्ध करना है, दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करना है, आक्रमण करने के बाद उनके ऊपर विजय हासिल करनी है। इसके लिए उसे दो चीजें चाहिए, सबसे पहले पैसा और दूसरी चीज चाहिए सेना। पैसा तो उसने धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया था, अब उसने सेना को बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम यही उठाया कि हर परिवार से कम एक व्यक्ति फ्रांस की सेना में शामिल होना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि जो आसपास छोटे छोटे देश थे जिन्हें इसने जो है नेपोलियन ने धीरे धीरे हरा हरा के जीत लिया था, जैसे डेनमार्क, जर्मनी, बुल्गारिया और स्पेन, प्रशा, ये सब जो देश थे इनको धीरे धीरे पहले उसने अपने कब्जे में ले लिया था। क्यों कब्जे में, कैसे कब्जे में ले लिया? देखिए यहां पर भी क्या था, उसने दिखाया था देशों को कि देखिए हमारे देश में लोग कैसे रह रहे हैं, कितनी आजादी है उनको, सभी प्रकार की व्यवस्था खत्म हो गई। क्या था कि पहले केवल फ्रांस में ही नहीं, यूरोप के हर देश में, यूरोप के बल्कि विश्व के हर देश में यही व्यवस्था थी। जो भी राजा थे वो बहुत ज्यादा स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो गए थे, वो केवल ज्यादा से ज्यादा धन अपने विलासिता के ऊपर खर्च करते थे। भाई यही एक प्रमुख कारण था उस समय क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति क्यों शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति केवल इसीलिए शुरू हुई थी कि राजा के अत्याचार बढ़ गए थे, पादरी वर्ग का वर्चस्व बढ़ गया था, कुलीन वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गया था। क्यों? क्योंकि ना ही कुलीन वर्ग टैक्स देता था और ना ही पादरी वर्ग टैक्स देता था। तो जब ये लोग टैक्स नहीं देते थे और टैक्स केवल देता था जनसाधारण वर्ग, जो निम्न वर्ग था, केवल वही कर देता था। तो इस व्यवस्था की खिलाफत के लिए ही सबसे पहले फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब देखिए जब इन लोगों को ये लगा कि वास्तव में नेपोलियन जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, तो इन्होंने अंदर ही अंदर ये सोचा कि इससे हमारे राजा से तो अच्छा नेपोलियन है, कम से कम वो अपने देश में इतना अच्छा कर रहा है, लोग अच्छी तरीके से व्यापार कर रहे हैं, अच्छी तरीके से खा रहे हैं, अच्छी तरीके से रह रहे हैं। तो उन्हें ये लगा कि नहीं ये अच्छा है, चलो इसको अपने यहाँ लेके आते हैं। पर जब वो आया और उसकी नीतियां लोगों को पता चली, तो नीतियों की जब सौगात हुई तो लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं देना शुरू करी। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया, नहीं ये वास्तव में इसकी नीति दूसरी है, ये केवल दिखावे का अच्छा है, बाकी पीछे कूटनीति बहुत बहुत गहरी है इसकी और ये हम लोगों को यहां से बर्बाद कर देगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ ये कि लोगों ने जब कर ही क्या सकते हैं, जब वो जीत रहा है तो जीत रहा है, उसके पास सेना है, उसके पास बल है, उसके पास ताकत है, तो वो जीतता था। अब देखिए क्या होता है, सन 1812 में जब नेपोलियन शक्तिशाली तो बनी गया था, नेपोलियन ने ये डिसाइड किया कि अब हम रूस पर हमला करेंगे। तो रूस पर हमला करने के लिए उसे 5.5 लाख सैनिकों का बल इकट्ठा किया, सेना इकट्ठी करी और फ्रांस से रूस की तरफ चल दिया। उसे बीच के तापमान का आइडिया नहीं था, तो वो रूस पहुंचने से पहले ही उसकी काफी सेना जो थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी। आज भी रूस में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, बर्फ हमेशा रहती है, लगभग साल के 8 महीने बर्फ रहती है। तो क्या हुआ कि जब सेना कम पड़ गई, फिर वो धीरे धीरे फिर भी रूस पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने क्या किया, उसने वहां आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद फिर वो जीतने के बाद जब वो सेना के साथ मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा, तो मॉस्को पहुंचने के बाद उसने क्या देखा कि सब जगह भीषण आग लगी हुई थी। अब आग क्यों लगी थी, आग लगी थी या लगाई गई थी, ये इतिहास में इसका बखान नहीं किया गया है। लेकिन अब आप यही समझ लीजिए कि जब वो वहां पहुंचा तो उसे जाहिर सी बात है उसकी सेना को और उसे जो है रसद चाहिए होता है, खाद्यान्न चाहिए होता है, जिससे वो वहां के कुछ दिन रुक सकें। तो
जो भी वहां की जनता थी, रूस की जनता थी मॉस्को की, उसने पहले ही सब खत्म कर दिया था कि हम इस शासक को यहाँ पर नहीं रहने देंगे। कुछ समय नेपोलियन मॉस्को में रुका, जैसे ही सर्दियां खत्म हो गई वैसे ही नेपोलियन वापस पहुंचा अपने देश। और अपने देश पहुंचने के बाद आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कि उसको नुकसान कितना हुआ था। उसकी वो रूस गया था 5.5 लाख सैनिकों की सेना लेके, लेकिन जब वो वापस पहुंचा तो उसके पास सेना केवल 1 लाख बची थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जीत तो एक प्रकार से हो गई थी, लेकिन उसका नुकसान उसकी जीत से बड़ा था। क्यों? क्योंकि उसके पास सैन्य बल कम हो गया था, उसके पास आर्थिक क्षति थी, उसका देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था उस समय। और उसने ये भी देखा कि जो है जब वापस पहुंचा तो वहां की सत्ता भी जो है वो कहीं ना कहीं अस्थिरता के पैमाने पे आ चुकी थी। और जो छोटे छोटे देश थे, अलायंस जो कंट्रीज थे, एलाई कंट्रीज थे, वो आपस में मिल गए थे। और मिलने के बाद उन्होंने ये योजना बना ली थी कि हमें इनके ऊपर आक्रमण करना है। किसके ऊपर? नेपोलियन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब वो नेपोलियन के ऊपर आक्रमण करेंगे तभी वो मुक्त हो पाएंगे, और जब वो मुक्त हो पाएंगे तब वो अपना शासन चला पाएंगे। तो यही हुआ। जैसे ही नेपोलियन वहां पहुंचा, उनको सबको पता था कि इसके पास सैन्य बल भी कम है और आर्थिक दशा भी बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद जब ये सेना हार गई तब नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ समय वो जिंदा रहा। उसके बाद ये कहा गया है इतिहास में कि उसे जहर देके मार दिया गया था। जो भी रहा हो फिलहाल, लेकिन ये मान के चलिए कि नेपोलियन वास्तव में एक जो था वो क्रूर शासक था। अब देखिए, नीति उसकी कुछ बहुत अच्छी थी, नीतियां आज भी कई सारे देश फॉलो करते हैं, लेकिन उसका केवल एक गलत स्टेप ये है कि उसने प्रजा का अपमान करना शुरू कर दिया था, प्रजा का तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उसने जो भी चीजें बनाई, जितनी भी रणनीति बनाई थी, वो केवल और केवल इस पर्पज से बनाई थी कि उसको विश्व विजय प्राप्त करनी है। ये समझ लीजिए। खैर, इन सब चीजों को जाने दीजिए। और अब ये लेक्चर आज का यहीं पे मैं फिनिश करता हूं। ये जो चीजें हैं आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कल आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू।